नमस्कार प्यारे बच्चों। सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे रह कर के अच्छे से आनंद उठा रहे होंगे पढ़ने का। सब चीज़ें मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रही होगी। अपन पढ़ा रहे हैं तो डाउट का तो कोई बहुत ही रेयर केस की कोई संभावना है, अदरवाइज़ किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगी, क्योंकि एक एक चीज़ को मैं कंसेप्ट के साथ और बेसिक के साथ सोल्व करता हुआ चल रहा हूँ। समझ रहे हैं मेरी बातें? अब देखिए, हम पढ़ रहे थे अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन। मैथ्स में हम पढ़ रहे थे अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं पीछे क्लासेस में, उसमें हम अवकल समीकरण को हल करने की विधियां पढ़ रहे हैं। मेथड्स टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण को हल करने की विधियां, मेथड्स टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यही पढ़ रहे हैं बच्चों। तो लगातार मेहनत करते रहिए प्यारे बच्चों, और मेहनत करने के लिए दो काम करने पड़ेंगे। एक तो आपको दृढ़ संकल्प रखना पड़ेगा, एक डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा कि, और एक आपको कठिन परिश्रम करना होगा कि जिससे कि आप हमेशा सफलता प्राप्त कर सको, चाहे वो बीएससी हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे कुछ भी हो। दोनों चीज़ों में एक तो निरंतरता, रेगुलरिटी होनी चाहिए, मतलब दृढ़ संकल्प होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और एक आपके पास होना चाहिए कठिन परिश्रम या हार्ड वर्क होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो आप हमेशा सफलता प्राप्त करोगे ही करोगे। भाई आपको मालूम होना चाहिए कि सफलता का जो ताला है उसकी दो चाबियां होती हैं। सफलता रूपी जो ताला है उसकी दो चाबियां होती हैं। जब दोनों चाबियां एक साथ लगती हैं तभी सफलता रूपी ताला खुलता है। और सफलता रूपी ताला कब खुलेगा? जब पहली चाबी लगेगी उसमें कठिन परिश्रम की, और दूसरी चाबी उसमें लगेगी दृढ़ संकल्प और निरंतरता की, कंटिन्यूटी की, तब सफलता रूपी ताला खुल पाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी बच्चे कंटिन्यू तरीके से पढ़ रहे हैं। भली भांति नोट्स बनाइए, लगातार पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी, एक संकल्प रखिए कि हमें पढ़ना ही है, बिल्कुल ऐसे आलस मत कीजिए बिल्कुल भी, और एक मेहनत करते रहो दोस्तों। मेहनत तो फिर भी यहाँ कम ही करवा रहा हूँ मैं, लगभग सारे क्वेश्चन में सोल्व कर रहा हूँ, उन्हीं को दोबारा प्रैक्टिस कर लो तो फिर पूरे एग्जाम के टाइम पे ही सोल्व कर लो। भाई एक बार तो जैसे अपन पढ़ ही रहे हैं साथ साथ, एक बार और खुद से कर लो घर पे उन्हीं क्वेश्चन को। नए का तो भी काम ही नहीं दे रहा, होमवर्क तो थोड़ा लेट शुरू करूँगा जिससे थोड़ी आदत बन जाए आपकी, और उसके बाद एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ो। कौन कह रहा बीच में? गारंटी है मेरी इस पेपर में पूरे में से पूरे नंबर आने की। अभी तक आपको कोई ऐसा सवाल लगा, अभी तक जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, उनमें से मुझे बताओ लिख के कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन लगा क्या कि जो हम नहीं कर पाएंगे सर एग्ज़ाम में, ये क्या करा दिया आपने, हमारे तो ऐसे क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा दोस्तों। यहाँ तक एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है, जितना अपन पढ़ चुके हैं यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्ज़ाम में। कोटि या घात का आ जाएगा, छोटा सवाल आएगा तो, या फिर चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो बन गया अपना एग्ज़ाम का। इसलिए अब तक ऐसा लगा क्या आपको कि सर ये क्वेश्चन तो हमसे नहीं हो पाएगा, आपने तो कर दिया लेकिन हमसे नहीं हो पाएगा? लगा क्या? ऐसा नहीं लगा। क्योंकि इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हम चीज़ों को बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से लेके चल रहे हैं। हर एक चीज़ को हम एक लगातार निरंतर वे से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन। पहले आसान, फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और, लास्ट में टॉप पे हाई लेवल क्वेश्चन करते हैं। जैसे कल मैंने चर पृथक्करण विधि में लास्ट क्वेश्चन बताया था पिछली क्लास में, उस पिछली क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन था सबसे टॉप लेवल का था या नहीं था? आप बताओ। इंटीग्रेशन भाग देके डिवाइड करके बताया नहीं बताया? अब वही क्वेश्चन मैं पहले शुरू कर दूं तो समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो पढ़ने का एक तरीका होता है। पढ़ाते सब लोग हैं, सब लोग पढ़ते हैं, सबका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, और सब पढ़ने के बाद सबके नंबर नहीं आते। तो सबका पढ़ाया हुआ इसलिए हमारे समझ नहीं आता कि एक तो स्टेप वाइज नहीं पढ़ाते, पढ़ाने वाले को ही नॉलेज नहीं है कि स्टेप वाइज चलना कैसे, पहली चीज़। और सब बच्चों पढ़ने के बावजूद भी सबके नंबर सेम क्यों नहीं आते? क्योंकि कैसे क्वेश्चन को लिखना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना, क्या क्या चीज़ें उसमें बतानी है, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं सीखोगे तब तक नंबर नहीं आ पाएंगे दोस्तों। अब देखिए अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। बहुत मोटिवेशन बातें और करते रहेंगे अपन, और लगातार आप पढ़ रहे हो मुझे बता दिया करो कि गुरुजी अब थोड़ी सी ज़रूरत है मुझे ऊर्जा एनर्जी की। वैसे तो मैं लाइव सेशन ला ही रहा हूँ हर एक वीक के अंदर, उसके बावजूद भी अगर कोई भी समस्या हो तो मुझे बता दिया करो कि गुरुजी देखो ऐसी बात है कि हम थोड़े से एक बार मोटिवेट करो हमको। क्लासों में भी करता रहता हूँ मैं कई बार, तो एक बार मोटिवेट हो जाओगे, एक बार इंजन गाड़ी रिचार्ज हो जाएगी
तो चलेगी 10-5 दिन, तो फिर थोड़ा डाउन पड़ता है फिर रिचार्ज कर देंगे। तो इस प्रकार से चलते रहो बच्चों, है ना। अब देखिए हम एक मेथड पढ़ चुके, कौन सा, चर पृथक्करण विधि पढ़ चुके। अब आज से हम अगला मेथड शुरू करने जा रहे हैं, और ये मेथड पूरी बुक में बहुत जगह काम आने वाला, यहाँ तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग लगाइए, समघात अवकल समीकरण। हेडिंग लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण, या जिसको हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। समघात अवकल समीकरण, इसको हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हेडिंग लगाओ, समघात अवकल समीकरण या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर ये क्लास मिस कर दी इसका मतलब आगामी 2-4-5 दिनों में समस्या भुगतनी पड़ेगी अपन को। आगे भी भुगतनी पड़ सकती है, लेकिन अभी तो ज़रूर आपको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब तक आज की क्लास मिस कर देंगे, किसी भी कंसेप्ट की अगर पहली क्लास मिस कर देते हैं, उसमें सारी बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, सभी मेथड्स हम समझाते हैं उसमें, और सारे जो मेथड्स हम समझाएंगे उन सभी मेथड्स को अगर नहीं समझ पाते तो फिर उस टॉपिक को पढ़ने में समस्या आने ही वाली है। भली बातें समझते हैं इन सारी बातों को। अब देखिए, सबसे पहले हमें एग्जाम में अवकल समीकरण ही देगा, अब उसमें समघात लगेगा ये तो हमें सोचना है। नहीं, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, एग्ज़ाम वाला मेथड या विधि नहीं बताएगा, एग्ज़ाम वाला मेथड या विधि नहीं बताएगा, सिर्फ इतना ही देगा कि एक अवकल समीकरण होगा। अवकल समीकरण को मैंने बार बार कहा कि कैसा भी प्रश्न एग्जाम में आए, उस प्रश्न में सबसे पहले सवाल चाहे इधर उधर उल्टा सीधा आगे पीछे ऊपर नीचे कैसा भी लिखा हुआ हो, आपको क्वेश्चन में हमेशा dy/dx एक तरफ बनाना है और बाकी क्वेश्चन कुछ ऊपर और कुछ क्या आ जाएगा नीचे। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को फ्रेम करना है। ऐसा फ्रेम करने का बेनिफिट ये होगा कि शुरू से आदत डाल लो। अब ऐसा लिखते ही मेथड की स्थिति क्लियर हो जाती है। जैसे पिछली जो मेथड पढ़ के आए, चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन जो विधि हम पढ़ के आए, उसके अंदर ऐसा लिखते ही dy/dx लिखते ही आपके पास स्थिति क्लियर हो जाएगी, कौन सा y के पास जाना और कौन से के पास dx आना, हो जाती थी ना क्लियर। वैसे ही ऐसा लिखने के बाद मैं समघात भी क्लियर कर दूंगा कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अगर सवाल समघात है या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या लेके चलना है, अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, माना कि या कंसीडर अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन। माना कि अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन। हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन मान के चले dy/dx बना लेंगे, और इसके बराबर में कुछ ऊपर लिखा आएगा, कुछ कहाँ आएगा, नीचे। ऐसा ही आएगा आपके पास, ऊपर भी कोई xy आएगा, नीचे भी कोई xy आएगा। इसलिए कह देते हैं कि ऊपर वाला फंक्शन f1 है, किसका है, xy का, और नीचे वाले को फलान या फंक्शन कह देते हैं f2, और ये किसका फंक्शन है, xy का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट भैया नहीं होनी चाहिए कि हम एक लेके चले अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx f1 x, y, f2 x, y। ठीक है। अब यहां से देखिए, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर समीकरण एक में f1 और f2 दोनों में x और y, समीकरण एक के जो फंक्शन है f1 और f2 दोनों में x और y अगर समान घात के हों तो वो फलन क्या कहलाता है, समघात फलन। भाई f1 और f2 दोनों की घात समान हो x और y में, हर एक पद या टर्म की, तो वो फलन या फंक्शन कौन सा कहलाता है, समघात फलन कहलाता है। और ये अवकल समीकरण है तो इसको हम क्या कहेंगे, समघात अवकल समीकरण। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यदि समीकरण एक में, यदि समीकरण, अभी उदाहरण दे दूंगा, एक बार नोट कर लो बस। यदि समीकरण एक में, यदि समीकरण एक में दोनों फलनों, यदि समीकरण एक में दोनों फलनों में, यदि समीकरण एक में दोनों फलनों में f1 xy तथा f2 xy, समीकरण एक में f1 xy तथा f2 xy में x तथा y, यदि समीकरण एक में दोनों फलनों में f1 xy तथा f2 xy के लिए, ऐसे लिख लो जिससे आसान रहेगा, एक लाइन कम होगी,
के लिए x और y के लिए x और y के लिए x और y एक ही घात के लिए x और y एक ही घात के यदि समीकरण एक में दोनों फंक्शन f1xy और f2xy दोनों फलनों में f1xy और f2xy के लिए x और y एक ही घात में समघात फलन हो, एक ही घात में समघात फलन बनाते हो, तब इस अवकल समीकरण को समघात अवकल समीकरण कहते हैं। एक बार नोट कर लो, फिर उदाहरण से एक एक चीज बताऊंगा। समघात अवकल समीकरण कहते हैं। If in equation first f1xy and f2xy, if in equation first f1xy and f2xy are homogeneous function of same degree in x and y, then this differential equation is called homogeneous differential equation। ये तो लिख ली परिभाषा, लिख ली कि इसके अंदर कहता है कि f1xy और f2xy में x और y दोनों ही क्या होने चाहिए, समघात होने चाहिए। अब देखो कैसे चेक करना है, अपन को परिभाषा तो पूछने वाला नहीं एग्जाम में जो ये लिखनी है, बस एक बार समझने के लिख लिया अपन ने। जैसे उदाहरण लेके चलो, मैं एग्जाम्पल देखो, ये दे रखा है मेरे को dy/dx इज इक्वल टू, कुछ ऊपर होगा कुछ कहाँ होगा नीचे। ध्यान से समझना, ये समझ गए, इसका मतलब समघात पकड़ गए, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जैसे लिखा हुआ x² - 2xy, ठीक है, और ये लिखा हुआ है y² प्लस यहाँ दे रखा आपको, या यहाँ से देख लो x² - y², समझने के हिसाब से लिख रहा हूँ, और ये हो गया आपके पास 2xy, ठीक है। यही सवाल है, आसान से आसान सवाल लिखा। अब आपको देखो एग्जाम में जैसे ये सवाल आ गया, सपोज करो, अब इसमें एक तो वो दिमाग लगाओ कि चर पृथक्करण हो रहे हैं नहीं हो रहे, x तो इधर रह जाए और y उधर चला जाए टूट के, ये y और ये y ये टूट के जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। देखते ही कैंसिल हो गया मेथड, हुआ कि नहीं हुआ चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन, देखते ही कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ प्यारे बच्चों, हो गया ना कि भाई यहाँ से देखें तो ये y टूट के इधर थोड़ी जा सकता, नहीं जा सकता, और ये y तो चलो चला भी जाए, लेकिन ये y² चला जाएगा क्या उधर, नहीं जाएगा, तो पहला मेथड तो कैंसिल हो गया। ऐसे एग्जाम में चेक करना है। अब भी समघात या होमोजीनियस चेक करें, दूसरा मेथड गुरुजी ने यही बताया हमें कि क्या चेक करना है, समघात या होमोजीनियस चेक करना है। अब समघात या होमोजीनियस चेक करने का मतलब मैंने बताया कि कोई भी सवाल होता है उसमें एक ऊपर होता है और एक कहाँ होता है, नीचे होता है। ऊपर वाले के प्रत्येक पद की घात, पद का मतलब इसको एक पद या एक टर्म कहते हैं, ये एक पद या एक टर्म होता है, और ये अपने आप में एक पद या टर्म है, ठीक है। प्रत्येक पद की घात ऊपर और नीचे सबकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक्स वाई की घात नहीं, एक्स और वाई दोनों की लिखा, एक्स या वाई नहीं लिखा मैंने परिभाषा में, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब आप तो परिभाषा छोड़ो, यहाँ से देखो कि समघात की पहचान कैसे होती है। यहाँ देखो कितनी पावर है, 2 पावर, यहाँ कितनी पावर है दोस्तों, 2। यहाँ x की y की कैलकुलेट नहीं होगी, यहाँ इस पूरे की कैलकुलेट होगी पद की। जैसे इसमें y नहीं था तो 2 ही पावर हुई, इसमें कितनी पावर हुई, 2। यहाँ देखो ये हो गया 2xy, यहाँ 1 पावर और इसकी 1 पावर, टोटल पावर कितनी हो गई, 2। इस पूरे पद की चेक करते हैं, न कि x और y की। अब मान लो इसमें और कोई लिखा होता प्लस
एक्स स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है। दो पावर कांस्टेंट की कोई पावर है नहीं, एक और एक कितनी पावर हो गई 2 इस पूरे पद की, और इस पूरे पद की कितनी पावर 2। ऊपर और नीचे दोनों फलनों के प्रत्येक पद या प्रत्येक टर्म में सबकी घात समान है या नहीं है, समघात है ना, सारी की सारी सबकी घात बराबर, डिग्री सेम है। इसका मतलब ये कौन सा सवाल बन गया, समघात या होमोजीनियस। अब यहाँ से देखें, जैसे अगला सवाल लिख रहा हूँ dy/dx, यह है x³ + y³, नीचे लिख दिया मैंने 2x² y + 1, ये लिख दिया, ठीक है। बोले कि गुरुजी चर पृथक्करण तो नहीं लग रहा है क्या वेरिएबल सेपरेशन मेथड, नहीं लग रहा दोस्तों, क्योंकि ये y अलग जा सकता है कि ये y अलग होके जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, कैंसिल हो गया। फिर बोले गुरुजी आपने कौन सा सिखाया, समघात या होमोजेनियस सिखाया। तो होमोजीनियस में देखो क्या होगा, कितनी पावर है इस पद की, इस पद की, इस पद की और इस पद की, ऊपर सभी पद और नीचे सबकी पावर सेम होनी चाहिए, घात सेम होनी चाहिए। 3 घात 3 घात, इसकी 2 और 1 टोटल कितनी हो गई 3, इसमें कोई है क्या एक्स वाई, कितनी घात हो गई 0। तो सबकी घात समान हुई क्या, नहीं हुई, इसकी घात 0 हो गई, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, लेकिन इसकी घात कितनी हो गई, अरे इसकी घात कितनी हो गई 0 हो गई। तो ये समघात या होमोजीनियस हुआ क्या, नहीं हुआ। अगर इसी की जगह मान लो x³ आ जाता, x³ आ जाता है, ऐसा आ जाता xy², ये लो। अब देखो 3 पावर पूरे पद की, कांस्टेंट से मतलब नहीं, ये पूरा पद या टर्म है, 2 और 1 कितनी पावर हो गई 3, इसकी देखो 1 और 2 कितनी पावर हो गई 3, तो ये 3 घात का समघात फलन बन गया, 3 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन, 3 घात का समघात फलन या 3 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन। अब मुझे बता दो एक बार लिख के कि सारे के सारे बच्चे समझे कि नहीं समझे कि क्वेश्चन में समघात की पहचान कैसे करेंगे। एक बार मुझे लिख के बता दो सारे के सारे बच्चे कि क्वेश्चन में समघात की पहचान करना सीखे कि नहीं सीखे। पावर देख लो सबकी सेम है, पद की देखनी एक्स वाई नहीं देखनी, लाइन लिख लो, नोट लगा के लिख लो, चाहिए यहाँ कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि 3 पावर 1 2 और 1 कितनी 3, कांस्टेंट का मतलब नहीं है, और इसकी 1 और 2 कितनी 3 3 3 3, ऊपर नीचे दोनों फलनों के जितने भी पद या टर्म्स थे उन सबकी घात या डिग्री क्या आ रही है दोस्तों, सेम। 3 आती है तो 3 घात का समघात कह देंगे, 2 आएगी तो 2 घात का कह देंगे, 1 आएगी तो क्या कह देंगे, 1 घात का समघात कह देंगे। अभी तक समघात की पहचान करना सीखे कि नहीं सीखे। देखो पहले पहचान बड़ी है, पहले पहचान ही नहीं हो पाएगी तो सोल्व करके क्या करोगे। किसी सवाल में समघात लग ही नहीं रहा, हम समघात लगा रहे हैं, तो वो सोल्व किया हुआ क्या काम का, जब गलती कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेथड की पहचान, कि वेरीफाई कौन सा फॉर्मूला इसमें काम आने वाला है, कि कौन सा मेथड आपको इसमें काम में लेना है, और जो मेथड आप काम में लोगे वो मेथड इसमें लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो प्रत्येक पद की घात सेम होनी चाहिए, तो क्या बन जाएगा, समघात। जितनी घात होती है उतनी घात का उसको क्या कहते हैं, समघात फलन या होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। अब देखो दोस्तों, ये तो हुई पहचान और परिभाषा। परिभाषा ऐसे ही बना सकते हो कि f1xy और f2xy में प्रत्येक पद में x और y की घात क्या होनी चाहिए, एक समान। जब x और y की घात एक समान होंगी तो हम क्या करेंगे, अरे हम क्या करेंगे, उसको समघात या क्या कह देंगे दोस्तों, होमोजीनियस कह देंगे उसको। हम क्या कह देंगे, समघात या क्या कह देंगे उसको, होमोजीनियस कह देंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सवाल को सोल्व कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पहचान। पहचान हमने कर ली, पहचान हमने करने के बाद अब देखो आगे हेडिंग लगाओ, समघात को हल करने का तरीका। समघात को, समघात अवकल समीकरण का हल, कि सॉल्यूशन कैसे करना है। एक बार जनरल समझ लो, बाकी तो फिर जैसे सवाल लूँगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी सवाल होगा, सवाल कैसा होगा दोस्तों, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे सॉल्व करना है, एक बार दोबारा से पूछ रहा हूँ मैं, पहचान करना सीख गए ना, dy/dx लिखने का फ़ायदा हुआ ना, अरे हुआ कि नहीं हुआ।
dy अपॉन dx लिखने से स्थिति क्लियर हो जाती है सवाल की। आदत डाल लो ये, इसीलिए मैं पहली क्लास से बताता हूँ, एक कंसेप्ट पे पूरा चैप्टर सोल्व कर देते हैं अपन। ऐसा नहीं कि आई एक्सरसाइज में बेटा इसमें ये कर लेना, इसमें ये कर लेना, आज तो कर रहे हैं, जैसे अगला चैप्टर आएगा किस किस को याद रखोगे। इसलिए एक कंसेप्ट पे काम करते हैं अपन और उसी कंसेप्ट पे हम चलेंगे। तो समघात अवकल समीकरण का हल या सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कैसे करना देखो, बोर्ड पे देखो। कोई भी सवाल समघात होगा तो यह अवकल समीकरण होगा dy अपॉन dx, कुछ भाग ऊपर होगा और कुछ कहाँ होगा, नीचे। समघात तो हम चेक कर लेंगे, उसकी पावर देख लेंगे, सबकी घात या डिग्री सबकी सेम आनी चाहिए, ऊपर और नीचे। इन सवालों में क्या करते हैं कि समघात हो गया, ये समघात होने के बाद इसमें मान के चलना होता है, माना कि y बराबर क्या मान के चलते हैं दोस्तों, vx। y बराबर क्या मान के चलते हैं दोस्तों, vx। एक इससे उल्टे भी होते हैं, वो आगे बताऊंगा, पहले एक चीज़ समझो। उल्टे क्या होते हैं, dx अपॉन dy भी बनता है, इससे उल्टा भी बनाना पड़ेगा कई जगह, तो उसमें x बराबर vy मान लेते हैं। वो आगे सवाल सिखाऊंगा तब सीखेंगे, पहले आप तो इसी पे दिमाग लगाओ। dy अपॉन dx इक्वल टू f1x, y, f2x, कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा। हमने चेक कर लिया कि सवाल कौन सा है, समघात वाला, चेक करना सीख गए अपन। उसके बाद सॉल्यूशन करने का तरीका मान के चलते, इसमें माना कि y बराबर कितना, vx। इसको दे दिया करो इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। मान लिया, y मानने से काम नहीं चलने वाला, यहाँ तो dy अपॉन dx की भी जरूरत है। इसका अवकलज कर लो, तो इसका करो dy अपॉन dx, x के साथ डेरिवेटिव किया तो पहले तो x का करूँगा तो 1 हो गया, v बच गया। फिर क्या करूँगा, x का नहीं करूँगा, v का करूँगा, x के साथ तो होगा dv अपॉन dx। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये मान के चले। जो मानते हैं वो वैल्यू उसमें रखते भी तो हैं। y बराबर vx मान लो, इसका x के साथ कर लो। क्यों किया x के साथ, क्योंकि ज़रूरत किसकी है, dy अपॉन y की जगह तो vx लिख दूंगा, लिख देंगे, ऐसे तो करते हैं प्रतिस्थापित या वैल्यू पुट। अब मेरे को dy अपॉन dx भी चाहिए, तो ये यहाँ से निकाले। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 से, ध्यान से सुनना मेरी बातें, बाद में नोट कर लेना। समीकरण या इक्वेशन 2 और 3 से बच्चों क्या करेंगे, ये वैल्यू 1 में रख देंगे। समीकरण या इक्वेशन 2, 3 से मान, समीकरण 2, 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2, 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड थर्ड इन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड थर्ड इन फर्स्ट, सेकंड थर्ड इन फर्स्ट, फर्स्ट में वैल्यू रखूंगा। वैल्यू रखने से दोस्तों देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो ध्यान से समझना मेरी चीज़ें। dy अपॉन dx की जगह तो आ गया v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ये हो गया v प्लस एक्स dv अपॉन कितना हो गया dx इज इक्वल टू, फंक्शन था f1 x और y की जगह कितना रखना है vx, फंक्शन कितना था f2 और x और y की जगह कितना रखना है vx, रख दिया। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा सवाल में, फंक्शन में तो कॉमन नहीं ले सकता मैं, सवाल में कॉमन आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कैंसिल। फिर कोई v का बचेगा, इधर किसका बचेगा, v का। इस v वालों के पास इस v को भेज दो, भेज देंगे v को। v को भेजने के बाद जैसे पीछे अब कौन सी विधि काम आएगी, चर पृथक आएगी वापस से। पहले होते थे एक y और एक कौन होता था x, अब भूल जाओ, अब y x नहीं, अब 2 हो गए, एक v हो गया और एक क्या हो गया x। अब आपको क्या करना है, v को उधर भेज दो, v वालों के पास तो dv लगा लो और dx वालों के पास क्या लगा लो, x, और समाकलन कर दो, उत्तर आ जाएगा। बस इतना ही काम एक्स्ट्रा था। अब तो ऐसे समझ लो कि कौन सा सवाल आ गया, चर पृथक या वेरिएबल सेपरेशन बन जाएगा। यहाँ से तो dv के पास सारे v के लगा दो, dx के पास सारे x के लगा दो और दोनों तरफ समाकलन या इंटीग्रेशन कर लो बच्चों, और इंटीग्रेशन करते आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो v में और किस में आएगा, x में। आंसर देखो v में और किस में आएगा, x में। v की जगह यहाँ से वैल्यू रख देंगे, v बराबर y बटे कितना, x, तो एक लाइन और बढ़ जाएगी, v की जगह कितना रख देंगे, y बटे x। समझ गए यार। अब क्या लिखूँ मैं इसमें, अब सवाल तो है नहीं जिससे कि आगे सोल्व कर सकूँ। अब आगे इसमें लिख देंगे कि चर पृथक करके हल करेंगे। इसके पश्चात चर
चर पृथक करके हल करेंगे। इसके पश्चात चर पृथक करके हल करेंगे। आफ्टर दिस सॉल्व इट यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन, बस। और लास्ट में उत्तर v में आएगा। v की जगह यहाँ से वैल्यू रख देंगे y/x। अब नोट कर लो इसको, इतना समझ में आ गया। दो चीज़ें आनी चाहिए, समघात की पहचान सीख गए। ऊपर नीचे जितने भी पद हैं सबकी घात या डिग्री क्या आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सेम। आ गई सेम सबकी। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें सॉल्व करने का तरीका y बराबर vx dy/dx v प्लस x dv/dx। देखो x का किया था यहाँ जो 1 हो गया, मैंने लिखा नहीं, यहाँ x का कितना हो गया था 1, और v का किया तो dv/dx। ये दोनों वैल्यू इसमें रख दी, ये सवाल बन गया। v वाले एक जगह कर लो, dv के पास लगा दो, dx और x एक जगह कर लो। समाकलन इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन में, और आंसर आ जाएगा आपके पास। कर लो नोट, फिर क्वेश्चन लेके चलता हूँ। पहले एक आसान क्वेश्चन, फिर थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए चलेंगे। नोट कर लीजिए इसको व्यवस्थित तरीके से, उसके बाद बात करते हैं। लिख लिया दोस्तों। अब क्वेश्चन लेके चलते हैं अपन। देखो बहुत ही आसान सवाल लेके चल रहा हूँ, जिससे कि ये मेथड सीख सके कैसे सवाल को सोल्व करना है। इन सवालों में भी आपकी गाड़ी के ब्रेक कहाँ लग सकता है, एक बच्चा जो मेथड सीख जाएगा वो कोई भी सवाल कर सकता है। जैसे चर पृथक्करण में मेथड सीख गए थे अपन, कोई भी सवाल कर सकते हैं। समस्या आपके कहाँ आ सकती है, लास्ट में इंटीग्रेशन करने में। बस इसमें भी वही समस्या आ सकती है, किसी सवाल में कोई समाकलन इंटीग्रेशन नहीं हो सकता आपसे, तो वो अपन सोल्व कर रहा हूँ मैं सारे सवाल। बाकी अगर इंटीग्रेशन हो गया तो सवाल भी हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन दे रखा आपको dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस y² अपॉन 2xy, और इतना ही लिखा हुआ आएगा एग्जाम में कि हल कीजिए या सॉल्व इट। हल करो या क्या लिखा हुआ आएगा मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व इट। बस dy/dx इक्वल टू x² प्लस y² अपॉन कितना 2xy, और आपको क्या कहेगा कि हल कीजिए या क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, आप देखिए इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखो। पहले मत सोचो कौन सा मेथड लगेगा, सवाल लिखो और इतना लिखो, उसके बाद सोचेंगे। दिया गया अवकल समीकरण या दिया है या गिवन दैट, क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, दे रखा dy/dx इज इक्वल टू, ये दे रखा x² प्लस y², और नीचे कितना लिखा हुआ 2xy, और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोई इधर उधर करना होता तो इधर उधर कर लेते, लेकिन इसने पहले से ही करके दिया है, इधर उधर करके दिया अगले ने पहले से, कि dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस y² अपॉन कितना है 2xy, करके दिया आपको पहले से। अब देखो इसमें सबसे पहला मेथड दिमाग में घूमना चाहिए, ये भूल जाओ कि कौन सा पढ़ रहे हैं, ये भूल के काम करोगे तब तो एग्जाम में सवाल सही होगा, अदरवाइज तो आने के बाद ऐसे करोगे और यही मेथड लगना था क्या। समझ रहे हो मेरी बात को, ये तो यार ऐसे ही कर देते अपन, याद ही नहीं आया वहाँ तो वो याद इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अपन यहाँ ऐसे ही कचरा घोल पड़ के जा रहे हैं। हर एक सवाल में हर एक मेथड को लगा के देखो कि लग रहा नहीं लग रहा, इसमें लग रहा तो कर लो, कौन कह रहा है। जरूरी थोड़ी कि समघात से करूँ, बहुत सारे सवाल समघात के मैं चर पृथक्करण से भी कर दूंगा और आगे आने वाली विधियों से भी करके बता दूंगा, जरूरी नहीं है एग्जाम में। अब इसमें सोचो कि चर पृथक्करण, अभी तो दो ही मेथड पढ़े,
चर पृथक्करण और एक समघात चल रहा है अपना। पहले कोशिश करो कि वेरिएबल सेपरेशन लग रहा है क्या इसमें। ये y तो चलो जा सकता है, ये y² यहाँ से प्लस से टूट के इधर चला जाएगा क्या, चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा। चर पृथक्करण तुरंत कैंसिल, सेकंड का काम है ये तो। अब एक बार गुरुजी ने बताया था, बोले दूसरा मेथड कौन सा देखना है, समघात या होमोजीनियस देखना है। कौन सा देखना है मेरे दोस्तों, समघात या होमोजीनियस देखना है। होमोजीनियस में क्या बताया, ऊपर नीचे जितने भी पद या टर्म्स हैं, एक्स वाई नहीं, पद या टर्म्स हैं, उन सबकी घात बराबर है। अगर उनकी सबकी डिग्री सेम है तो वो समघात या होमोजीनियस बन जाएगा। यहाँ से देखिए, इस पद में और ये पूरा पद है, अपने आप में पद होते हैं भी। कितनी पावर है, 2 और 1 एक्स की और 1 वाई की, कांस्टेंट की तो है नहीं। 1 एक्स की और 1 वाई की कितनी हो गई, 2। ऊपर और नीचे सभी पदों की घात कितनी है, 2। डिग्री कितनी है, 2। इसका मतलब है कितनी घात का समघात हो गया, 2 घात का समघात हो गया, या द्वितीय घात का समघात फलन हो गया। तो नीचे एक लाइन लिखेंगे इस सवालों में, अतः समीकरण 1 द्वितीय घात का समघात फलन है। द्वितीय घात का समघात फलन है। अतः समीकरण 1 फर्स्ट दे दो, इसको नंबर है ना। समीकरण 1 द्वितीय घात का समघात फलन है। इक्वेशन फर्स्ट इज सेकंड डिग्री होमोजीनियस फंक्शन, सेकंड डिग्री होमोजीनियस। ठीक है, सेकंड डिग्री होमोजीनियस है। इतनी लाइन लिखनी है बच्चों। सेकंड डिग्री क्या हो गया, होमोजीनियस। समघात की गारंटी मिल गई, 2 घात 1 और 1 कितनी घात, 2। एक बार रहने दो, नोट करने वाला काम समझ लो पहले, ठीक है। अब मैंने अभी पीछे बता के आया हूँ, जो सवाल समघात या होमोजीनियस हो जाता है, dy/dx बन ही गया, ऊपर आ गया, नीचे आ गया, सबकी घात या डिग्री सेम है। इसका मतलब कौन सा सवाल हो गया मेरे बच्चों, कौन सा हो गया, समघात या होमोजीनियस हो गया। अब होमोजीनियस जब हो जाता है तो उसका हम मेथड पढ़ के आए हैं। कौन सा मेथड पढ़ के आए हैं, y बराबर क्या मान के चलते हैं, vx। क्या मान के चलेंगे, y बराबर vx मान के चलते हैं। तो मान के चलेंगे, माना किया कंसिडर, y बराबर कितना मानते हैं दोस्तों, vx। y बराबर क्या मानते हैं, vx। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। यही हम पढ़ के आए कि y बराबर हम क्या मान के चलते हैं, vx। y बराबर हम vx मान के चलते हैं, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद y तो यहाँ रख देंगे vx, लेकिन ज़रूरत किसकी है, dy/dx की। तो ये भी करना पड़ेगा, dy/dx इज इक्वल टू, पहले x का करूँगा तो 1 हो गया v, ऐसा कैसा, u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा बच्चों, है ना। और ये हो गया x, और ये कितना हो गया आपके पास, dv/dx। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास, 3rd। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास, 3rd। v की भी ज़रूरत है ऊपर, और dy/dx की भी ऊपर ज़रूरत है। समीकरण 2 और 3 से मान किस में रखने, 1 पर। लिखना मत, बोर्ड पे देखते रहो, समझते रहो चीज़ों को एक बार। समीकरण या इक्वेशन 2, 3 से मान, समीकरण इक्वेशन 2, 3 से मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2nd, 3rd इन फर्स्ट। पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2nd and 3rd इन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, 2nd और 3rd की वैल्यू किस में रखने वाले, हम फर्स्ट में रखने वाले। फर्स्ट में रखो, dy/dx की जगह क्या रखना है, v + x dv/dx। तो ये रख दिया v + x dv अपॉन कितना रख दिया, dx इक्वल टू। यहाँ तक डाउट भी किसी के, ये सीख जाओगे एक सवाल, इसका मतलब किसी भी सवाल में नहीं अटकोगे समघात। अगर अटकोगे तो भी कहीं कोई समाकलन इंटीग्रेशन आपसे मान लो सोल्व नहीं हुआ, बस वहीं ब्रेक लग सकते हैं लास्ट में जाके। इसके अलावा उससे पहले किसी के ब्रेक नहीं लगेंगे, और उससे पहले उसी के ब्रेक लगेंगे जो आज की क्लास मिस कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए x² का x² का क्या हो गया बच्चों, x² प्लस y² का मतलब होगा v² x²। y बराबर कितना है, vx। तो
तो ये हो गया वी स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर। नीचे देखो 2x, x की जगह तो x ही आना है, साथ में कितना y, y के साथ y का मतलब कितना है vx, तो vx वैल्यू रख दी सारी जगह। देखो बच्चों क्या करना है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन क्या हो गया डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, नीचे x और एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, कट गया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन कितना 2v। ये हमेशा एक ही काम होगा, इधर कभी भी x नहीं बचेगा। जब भी आप मान रख दोगे कभी भी x नहीं बचेगा। x बच रहा है तो दोस्तों गड़बड़ है, x बच गया तो गड़बड़ है। या तो मैं गलत कर रहा हूँ पहली बात, या तो मतलब अपन सवाल को गलत सोल्व कर रहे हैं, या इस सवाल में समघात लगेगा ही नहीं, ज़बरदस्ती लगे पड़े हैं इसके अपन। इस सवाल में समघात लगेगा ही नहीं और हम इस सवाल में ज़बरदस्ती लगे पड़ेंगे लग समघात। समझ रहे हो बात को? कभी भी x नहीं बचेगा, कॉमन आके हमेशा ही क्या होगा कैंसिल। अब देखो, अब भूल जाओ कि समघात मेथड था या नहीं था। अब ऐसे देखो कि ये सवाल है, इधर v का है, इधर v को एक जगह कर लेते हैं, एक जगह कर लेंगे v वाले सारे dv के पास लगा देंगे और dx के साथ ये x लग जाएगा और दोनों तरफ क्या हो जाएगा समाकलन। अब वो पीछे वाला सवाल बन गया बिल्कुल। तो देखो ये बन गया आपके पास x dv अपॉन कितना हो गया dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बटे में कितना आ गया 2v, 1 प्लस वी स्क्वायर और बटे में कितना आ गया आपके पास 2v और माइनस क्या कर लिया हमने v। देखो क्या बना आपके पास, ये हो गया x dv अपॉन कितना हो गया dx इज इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे 2v और माइनस का कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर और नीचे कितना हो गया 2v बन गया। अब देखो ये सवाल हो गया x dv अपॉन dx और इधर ये बच गया, ये v का है पूरा, v वाले किसके पास ले आओ dv के पास और इस dx और x को उधर भेज दो, क्योंकि नीचे तो समाकलन होता नहीं कभी, ऊपर ही करना पड़ेगा। तो इनको तो ले आओ इधर, इनको तो ले आओ इधर और इस वाले को भेज दो इधर, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, चर पृथक करने पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो सेपरेटिंग वेरिएबल्स, चर पृथक करने पर, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, चर पृथक करने पर या सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। यहां से देखो ये तो हो गया 2v और ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर और ये कितना हुआ dv इक्वल टू कितना हो गया dx अपॉन कितना हो गया x, यही हुआ। अब आपको साफ साफ दिख रहा है dx के पास x के, dv के पास किसके v के। दोनों पक्षों में क्या करेंगे समाकलन, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स समाकलन कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। उत्तर v में और किस में आएगा x में, लेकिन सवाल v में थोड़ी था, नहीं था, तो v की जगह दोस्तों कितना रख देंगे y अपॉन x। इतना नोट करो फिर आगे करते हैं सॉल्व। मजा आ रहा नहीं आ रहा, समझ में आया कि नहीं आया, जरूर बताओ मुझे। बिल्कुल समझ के नोट कीजिए एक एक चीज़ को। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, मेथड सबको समझ आ ही गया होगा, पहचान कैसे करते हैं वो समझ। अब बस सोल्व करना है इसको, समाकलन हम कर ही लेंगे आसानी से।
नोट कीजिए भी बहुत अच्छे से, सारी चीज़ें लिखिए बच्चों। अब देखिए इसका क्या करेंगे, समाकलन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो क्या होगा, यही तो है समाकलन किया दोनों साइड, तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेट 2v1 माइनस वी स्क्वायर डी वी कर लिया होगा बच्चों ने, और ये हो गया dx अपॉन कितना x। अब इस वाले में देखो मानना पड़ेगा नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर हो क्या मान लो t, तो ये हो गया माइनस का 2v dv इज इक्वल टू कितना हो गया dt। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2v dv बराबर कितना हो गया माइनस का dt, यही मान के चलते हैं अपन नॉर्मली। तो ये हो गया माइनस का dt ऊपर वाला, तो ये तो, और नीचे वाले को क्या माना दोस्तों t। इंटीग्रेशन इधर मानने की जरूरत है नहीं, dx अपॉन x। ठीक है, समाकलन कर लो। ये हो गया आपके पास माइनस का log t इज इक्वल टू ये हो गया log x। जब सारे ही log में आ रहे हैं तो कांस्टेंट भी क्या लगा लो log c। वैल्यू रख लो दोस्तों t की वैल्यू रखूँ तो ये हो गया माइनस का log t का मतलब कितना है 1 माइनस वी स्क्वायर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया log x, ये तो प्लस हो जाएगा x इंटू कितना हो गया c, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b। यहाँ से देखो दोस्तों ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर, लेकिन उत्तर v में थोड़ी चाहिए, उत्तर तो किस में चाहिए y और x में। तो शुरुआत में हम मान के चले थे y बराबर वी एक्स, तो v बराबर कितना होगा y अपॉन x, बस ये एक लाइन एक्स्ट्रा और आंसर तो हो गया सोल्व। तो देखो माइनस, इसको ऐसे समझो माइनस नहीं है, कितना है -1। log से पहले जो संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है पावर में, तो ये तो लग गई इसके पावर 1 माइनस जो भी है, और ये पावर -1, और v की जगह कितना रखना है y अपॉन x, तो हो गया y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया log xc। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास x इंटू सी। आप चाहो पावर -1, आप चाहो तो एलसीएम लेके -2 पावर उधर जाएगी, कुछ कैंसिल हो जाएगा, बाकी यही आंसर आप। तो आप मुझे लिख के ज़रूर बताओगे कि आज हमारे बिल्कुल पूरा समझ में आया, समघात की पहचान करना हम सीख गए और समघात को सोल्व करना हम सीख गए। बाकी अगली क्लास में और क्वेश्चंस लेके आएंगे, पैटर्न सेम रहेगा, घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा मेरे दोस्तों, और सब बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। नई चीज़ें शुरू हुई हैं नए पेपर में अपने, तो सब जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, कंटिन्यू वे में पढ़ रहिए बच्चों, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद सबको।